नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ये हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले एक थ्योरम करेंगे। इफ़ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑन डोमेन डी, देन फर्स्ट पार्ट इज एफ प्लस माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस। हम इसे प्रूव करते हैं। सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन डोमेन डी, ये हमें दिया हुआ है। अब किसी डोमेन डी में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस डोमेन, मीन्स लेट बोथ functions are continuous at the point A which is belongs to D। इसका मतलब by the definition we can say that limit of fx when x tending to a is equal to fa and limit of gx when x tending to a is equal to ga। अब हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे लिमिट ऑफ f प्लस माइनस जी एक्स वन एक्सटेंडिंग्स टू a and this is equal to limit of fx plus minus gx when x tendings to a, because by the definition f plus minus gx is equal to fx plus minus gx। साइड में हमने रीज़न लिखा है, इसलिए हमने इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस रीज़न की वजह से। और ये जो लिमिट है बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ fx प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स वन एक्सटेंडिंग्स टू ए, और ये सेपरेटली जो है वो बराबर होंगे एफ ऑफ ए प्लस माइनस जी ऑफ ए। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। तो इस डेफिनेशन का अकॉर्डिंग जो हमारे पास आया है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एफ प्लस माइनस जी इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। Second part is k dot f is also continuous where k belongs to r real number। अब हम डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, जो हम जानते हैं कि k dot f x is equal to, we know that is equal to k dot f x where k is constant, a real number, for x belongs to D। Therefore the limit of k dot f x is equal to limit of k f x when x tendings to a। तो k is constant, तो ये लिमिट की जो है प्रॉपर्टीज़, उससे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो कि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंडिंग्स टू ए विच इज़ इक्वल टू के डॉट एफ ए। ठीक है, हमने यहाँ इस प्रॉपर्टीज़ का जो है यूज़ करते हुए इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि k डॉट एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। थर्ड पार्ट इसका जो है हमारे पास वो है कि f डॉट जी इज़ कंटिन्यूस। तो इसके लिए हम इसका लिमिट लेते हैं, लिमिट ऑफ f डॉट जी एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू a इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी जो है लिमिट की, उसकी वजह से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स गुणा जी एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू, देखिए ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, f गुणा जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स गुणा जी एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू डी। अब यहाँ पर ये जो है हम इसकी अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स वन एक्स टेंडिंग्स टू ए मल्टीप्लाई लिमिट ऑफ जी एक्स वन एक्स टेंडिंग्स टू ए विच इज़ इक्वल टू एफ ए एंड जी ए, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ गुणा जी ए। तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया, इसका मतलब f गुणा जी
इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। एक पार्ट और है इसका, एफ अपॉन जी इज ए कंटिन्यूस प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग टू डी। इसका हम प्रूव करते हैं, तो हम डायरेक्टली लेते हैं लिमिट ऑफ एफ अपॉन जी एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू बाय दिस डेफिनेशन। देखिए हमने यहाँ साइड में इसका रीज़न लिखा हुआ है कि लिमिट एफ अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू डी एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों के साथ में अलग अलग लिमिट आ जाएगी हमारे पास, लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू ए डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ जी एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू ए, और इसकी वैल्यू हमें पता है बिकॉज लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए एंड लिमिट ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ए। तो ये हमारे पास आ गया और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो आया है कि लिमिट ऑफ एफ अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन जी, इसका मतलब एफ अपॉन जी इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब हम एक थ्योरम और देखते हैं। इफ अ फंक्शन f is continuous at the domain at the point x is equal to a, then modulus of f is also continuous at x is equal to a but not conversely। मतलब हमें बताना है कि अगर कोई फंक्शन f जो है किसी उस डोमेन के या इंटरवल के किसी बिंदु x बराबर a पर अगर कंटिन्यूस है तो मॉड्यूलस ऑफ f मतलब इस फंक्शन का जो है मॉड्यूलस मापांक वो भी x बराबर a पर कंटिन्यूस होगा बट नॉट कन्वर्सली, मतलब इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू होना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर मॉड्यूलस ऑफ f अगर कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि f जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस हो। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट द पॉइंट a। तो हम देख लेते हैं सिंस f इज़ कंटिन्यूस एट a, देन by the definition for epsilon is greater than 0 there exists and delta is greater than 0 such that modulus of x minus is less than delta, then modulus of fx minus fa is less than epsilon। मतलब यदि modulus of fx minus fa लेस देन एप्सिलॉन है तो वो x की इस वैल्यू के लिए होगा, मतलब उसके लिए x का मान a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में होना चाहिए। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम देखते हैं एक इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ, चूँकि हमें जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंगली हम ये इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए। अब ये हमने इस इनइक्वालिटी जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर सिस्टम में पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ लिख रहे हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी। तो इसका अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को यूज़ किया। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दी। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। तो इसे समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जब मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन है तो ये जो टर्म है ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगी
और ये लेस देन एप्सिलॉन कब है, जबकि हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा है। ठीक है, तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जब a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करती है, देन मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू मॉड्यूलस ऑफ एफ ए माइनस एप्सिलॉन एंड मॉड्यूलस ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इस तरह से लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास यहाँ ये डेफिनेशन से कि हमारे पास एफ एक्स जो है इसका मॉड्यूलस वो क्या है, कंटिन्यूस है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए। बट द कन्वर्स पार्ट इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इसे हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स जो है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस हो तो फंक्शन भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। इसका एग्जांपल हम कैसे बता सकते हैं कि अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज लेस देन ए एंड 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो इसके लिए पहले तो हम देखते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स क्या होगा। देन मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डेफिनेटली इज दिस। तो ये जो है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इसका लिमिट मीन्स लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू ए प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट जो है, और लेफ्ट हैंड लिमिट मॉड्यूलस लिमिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू ए माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारे पास वो जो आती है उसकी वैल्यू 1 आती है, जो कि मॉड्यूलस ऑफ एफ ए की वैल्यू है। तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू ए प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट एंड मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग्स टू ए माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती है। ये हम पूर्व में निकालना सीख चुके हैं और आप इसे छोटी कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। तो अगर आप यहाँ इसको देख करके यहाँ राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे फंक्शन की, तो दोनों आपस में बराबर नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर किसी पॉइंट पर मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी उस बिंदु पर कंटिन्यूस हो। ये कंटिन्यूस कब होगा, जब यहाँ पर x टेंडिंग्स टू a x इज़ लेस देन इक्वल टू a के लिए भी इसकी वैल्यू -1 की जगह +1 हो जाए, तब जाकर के ये है कंटिन्यूस हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूस डेफिनेटली होगा। अगर हम यहाँ पर इसको फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 वन एक्स इज लेस देन ए, तो ये फलन उस केस में जो है कंटिन्यूस हो जाएगा। तभी तो हमने यहाँ लिखा है कि कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू। ठीक है, मतलब वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।